गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो जो है क्लास 10th के लिए है, जो कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी से बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का, उसके लेकर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं और जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसी का मैं अभी इस पे सलूशन दे रहा हूँ आपका। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं। पहला जो पेपर था उसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन था, जीव विज्ञान का क्वेश्चन था, तो उस पे मैं आता हूँ और बारी बारी से उसको मैं समझाते चलूँगा और आप उसको अच्छे तरह से समझते चलिएगा। हम्म पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ऑप्शन है संयोजन क्रिया, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन होगा क्योंकि जब CO2 और H2O जब रिएक्शन हो करता है सनलाइट और प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज और जो उत्पाद निकलता है ऑक्सीजन पेड़ पौधों से, तो यही ऑक्सीजन जो है प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। दूसरा क्वेश्चन है पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है होती है उसके अंतर्गत एडीपी एक वर्ड आया है जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन डाई फॉस्फेट, और एक होता है ATP जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पौधों में ADP होता है, जबकि जीव जंतुओं में ATP होता है। हाँ, तो ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है पौधों के श्वसन की क्रिया में, तो इसका हो जाएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। तीसरा क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है। तो स्टूडेंट, प्रकुंचन दाब जो मनुष्यों का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 उससे रिलेटेड है, जिसमें प्रकुंचन जो होता है उसको सिस्टोल बोला जाता है, जो कि 120 mmHg हो जाता है। तो इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 120 mg, 120 mg। और जबकि जब इसका क्वेश्चन आएगा संकुचन दाब क्या होता है, तो इस तब इसका आंसर हो जाएगा इस 80 mmHg। चौथा क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर हमेशा साफ जल में रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, साफ जल। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ऊर्जा का स्रोत लकड़ी है, गोबर गैस है, डी कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो कि बायोगैस ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा किडनी, कृत्रिम वृक्क है, किडनी तो प्राकृतिक हो जाएगा, कृत्रिम वृक्क जो कि डायलिसिस, जो जिसका किडनी खराब हो जाता है उसके लिए कृत्रिम वृक्क का प्रयोग करके डायलिसिस की क्रिया की जाती है। तो कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों के रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक पृथक करता है। तो हमेशा नाइट्रोजनी विकार जो हमारे शरीर में रहते हैं, जो अनावश्यक होते हैं, उसे ही कृत्रिम वृक्क को अलग करता है, अलग करता है अपवहन की क्रिया के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होती है। तो हाइड्रा हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो होती है वो मुकुलन होती है। मुकुलन एक विधि होती है जिसके अंतर्गत इसमें एक अंग जो होते हैं एक बर्ड के रूप में, कली के रूप में बाहर निकल आते हैं और धीरे धीरे यह अपने जो जनक शरीर होते हैं उनसे अलग होकर अपना खुद का जीवन यापन अलग करने लगते हैं। तो हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन बी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, जिसे डार्विनवाद भी कहा जाता है। ओजोन परत पाया जाता है, तो ऑप्शन है वायुमंडल के सतह की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, सी है वायुमंडल के मध्य सतह में। तो वायुमंडल के ओजोन परत जो होता है तो यह वायुमंडल की
ऊपरी सतह में पाया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और यह जो ओजोन लेयर होता है वह वायुमंडल के 12 से 50 किलोमीटर के बीच होता है, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। पाइरुवेट का विखंडन CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? जो पाइरुवेट का विखंडन होता है वह, और वह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय, मादा जनन तंत्र का भाग है गर्भाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी है, लेकिन सी शुक्रवाहिका या नर जनन भाग है। ऐसा इसका आंसर सी हो जाएगा कि कौन मादा जनन का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका। हाँ। अब है 13 नंबर क्वेश्चन। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो ऑप्शन है द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो द्विलिंगी होते हैं, कुछ एकलिंगी भी होते हैं, लेकिन अड़हुल यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प है। इसमें नर जनन भाग और मादा जनन भाग एक ही पौधे में पाए जाते हैं, इसलिए अड़हुल को द्विलिंगी फूल कहा गया है, द्विलिंगी फूल कहा गया है। प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो वो जल पौधे जड़ के द्वारा पौधे के पत्तियों तक पहुंचाते हैं, उसके द्वारा ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो किससे टूटकर अलग होता है? तो जल से। इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं। एक ऑप्शन है घेगा, इसके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु अंडाणु जो अंडाशय से प्राप्त अंडाशय से निकलता है, और वो निकल के फैलोपियन नलिका में पहुंचता है, और वहीं पे इनमें वो शुक्राणु का इंतजार करता है, स्पर्म का इंतजार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। हाँ। अगला क्वेश्चन है, फूल में नर जनन अंग है, तो फूल में नर जनन अंग जो होता है वो पुंकेसर होता है, पुंकेसर हो जाएगा। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, जबकि एथिलीन जो होता है वो पकाने वाला हार्मोन होता है। वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करने में सहायक होता है पेप्सिन, इसका आंसर पेप्सिन हो जाएगा। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। जीनोटाइप में होता है कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कर होते हैं, यह जीनोटाइप कहलाता है। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना नियंत्रण कौन करता है? तो स्टोमाटा जो है, तो पत्तियों में एक छिद्र होता है, जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। उन इस स्टोमाटा का खुलना और बंद होने का नियंत्रण करना द्वार कोशिका, जो गार्ड सेल्स होते हैं, उसको वही गार्ड सेल्स द्वार कोशिका, जिसको हिंदी में बोला जाता है, वही नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, तो अवशेषी अंग जो अंग उपयोगी नहीं होते हैं उसे अवशेषी अंग कहा जाता है। अंगूठा मेरा अवशेषी अंग है नहीं, नाक मेरा अवशेषी अंग है नहीं, हृदय मेरा अवशेषी अंग है नहीं। तो आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो कि एक अवशेषी अंग है, हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, इसलिए इसे अवशेषी अंग कहा जाता है। पुनरुद्भवन का उदाहरण है, पुनरुद्भवन का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। पुनरुद्भवन का उदाहरण, पुनरुद्भवन होता क्या एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रा, पीछे भी मैंने बताया, हाइड्रा जो होते हैं वह उसमें मुकुलन के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है, उससे कली निकलते हैं, और यह कली निकल कर वह क्या होता है कि वह धीरे धीरे जनक के शरीर को छोड़कर स्वतंत्र रूप से जीवन अपना यापन करने लगते हैं, या इसको काट कर अलग कर दे तो वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगता है, तो उसी ही पुनरुद्भवन कहा जाता है, जो कि हाइड्रा है।
पीत रस स्रावित होता है, तो पीत रत जो होता है यकृत से स्रावित हो जाए तो होता है, इसका आंसर हो जाएगा यकृत। अगर अगर पूछेगा अग्नाशय से क्या स्रावित होता है तो हो जाएगा अग्नाशय रस। कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? अजैव निम्नकरणीय कचरा का एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मोकोल, सी थर्मोकोल। टिश्यू पेपर जो है वो निम्नकरणीय है, जैव निम्नकरणीय है। केला का छिलका भी जैव निम्नकरणीय है, लेकिन थर्मोकोल जो है अजैव निम्नकरणीय है। कवक में पोषण की विधि, कवक में पोषण की विधि पाई जाती है, यानी कि सीधा साधा क्वेश्चन, कवक जो होते हैं उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मृतजीवी पोषण पाया जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन, पूर्ण रूप से पाचन जो अंतिम रूप से कहाँ होता है, वो होता है छोटी आंत में होता है। ये है केमिस्ट्री, वो बायोलॉजी का क्वेश्चन था, और ये सेकंड पेज है केमिस्ट्री का। इसका भी हल मैं कर देता हूँ। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल जल जैसे जल लिखते हैं तो जल H2O, H2O इसका अनुपात तो 2 भाग हाइड्रोजन और 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। तो जल जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कौन है? तो अक्रिय गैस की बात करते हैं तो नियॉन, आर्गन, जेनॉन सभी अक्रिय गैस है। तो इसका सभी हो जाएगा। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन सारे के सारे अक्रिय गैस है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए सभी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 7। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? जब क्लोरीन की संयोजकता भी की बात करती है तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2, 8 और 7, यानी कि अंतिम कक्षा में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 8 में से जब 7 को घटा देते हैं तो इसकी संयोजकता निकल जाती है 1। अतः क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ए। ओजोन के अणु अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के अणु, ओजोन का अणु शब्द लिखते हैं तो ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। अतः ओजोन के अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे? तो इसका अणु सूत्र कितने परमाणु हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा C3। सबसे कठोर पदार्थ की बात करते हैं तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। लोहा की परमाणु संख्या की बात करते हैं तो लोहा की परमाणु संख्या हो जाएगी 26। CHO अभिक्रिया मूलक होता है, तो CHO अभिक्रिया मूलक एल्डिहाइड का होता है। एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH होता है। हम्म। हम्म। अब आगे चलते हैं। एथेन 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 का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें इसमें कितने ससंयोजक बंधे? जब जो C2H6 है तो जब इसको हम लिखते हैं C2H6 को, C सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड। जब बात करते हैं तो इसमें कितने बंधन हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे टोटल 7 संयोजक बंधन हो जाएंगे। 7 संयोजक, इसका ऑप्शन है बी। हम्म। हम्म। कुछ देर के लिए इमेज हट गया था फ्रेंड्स, तो इसलिए फिर से इमेज फिर से लोड करना पड़ रहा है हमको। तो थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत होगी थोड़े समय के लिए। आगे चलते हैं। हाँ, जस्ता एवं HCl की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो जब जस्ता और HCl आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा H2। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है।
संगमरमर के सूत्र की बात करेंगे तो संगमरमर का सूत्र CaCO3 हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग को यूरेनियम की आवश्यकता होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। एक्वारेजिया HCl एवं HNO3 का अनुपात है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज कहा जाता है। यहाँ मैंने पहले HCl लिखा है, HCl और HNO3 का अनुपात, तब आपका आंसर हो जाएगा 3:1। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन जो है लिखता कि HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है, तब आंसर हो जाता है 1:3। तो इस बात पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट 44 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है Na सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। निम्न से कौन सा युग्म समावयवी है, तो समवयवी की बात करते हैं ऑप्शन ए में आते हैं। तो ऑप्शन ए में देखते हैं तो कार्बन यहाँ 2 है, उधर कार्बन 6 है, तो ये समवयवी नहीं। इधर बात करते हैं तो कार्बन 5, उधर कार्बन 6, तो ये भी समवयवी नहीं है। इधर बात करते हैं तो इधर कार्बन 2 है, उधर भी कार्बन 2 है। हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन 5 और 6 है, उधर भी हाइड्रोजन 3 3 6, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। अतः ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। सीसा और टीना के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीना के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में तार को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है सोल्डर का। कौन सा मान क्षारक विलयन को मान देता है, तो हम पहले ही बता दिया है कि 7 जो है उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल होते हैं और 7 से ज़्यादा क्षार होते हैं, तो यहाँ 13 आंसर हो जाएगा डी। विजातीय यौगिक कौन है निम्नलिखित में, तो आंसर हो जाएगा चूना, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों एक ही है। विजातीय का मतलब होता है कि इनमें से अलग कौन है, तो अलग प्लास्टर ऑफ पेरिस है। शुद्ध सोना है, तो शुद्ध सोना का मान कितना होता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। आंसर हो जाएगा बी, 24 कैरेट। AgCl का रंग होता है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कहीं पे इसका आंसर पीला देता है, कहीं पे हरा देता है, लेकिन इसका आंसर हमेशा श्वेत होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत। हमारे शरीर में पीएच का मान कितना होता है, हमारे शरीर में पीएच का मान के बारे में सोचा जाए तो जैसे कि खून का पीएच हमारे शरीर में 7.4 होता है, तो 7.4 होता है, जो हमारे शरीर में खून एक इम्पोर्टेंट भाग है, ठीक है। इसलिए हमारे शरीर में पीएच का मान कितना होना चाहिए था, 7 से 7.1। बी, लाल तत्व लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर, जब लाल तत्व लोहा पर जलवाष्प यानी कि पानी की छींटे या जो वो पानी के साथ प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe3O4। ऑप्शन सी हो जाएगा। यूरो 1 क्या है, तो यूरो वन का संबंध, जैसे कि अभी भारत में BS6 चल रहा है, BS गाड़ियों की गाड़ी का जो मानक है प्रदूषण को लेके, वो BS6। इस तरह से सबसे पहले यूरोप ने यूरो 1 चलाया था, तो यूरो 1 चलाया था, तो यह वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। यूरो 1 का संबंध वायु प्रदूषण से है। नीला तोता तुतिया का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। CnH2n+2 समान सूत्र है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अगर एल्कीन का पूछता तो आंसर हो जाता आपको CnH2n। अगर एल्काइन का पूछता तो आपका आंसर हो जाता CnH2n-2। और एल्काइल का पूछता तो आपका आंसर हो जाता CnH2n-CnH2n+1। निम्नलिखित में कौन सा उप धातु है, तो लोहा धातु है, कॉपर धातु है, निकल धातु है, एसबी एंटीमनी एक उप धातु है। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को
उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभें होती हैं उन्हें वर्ग कहा जाता है। ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? फास्फोरस का अणुसूत्र हो जाएगा P4। तो ये जो टेस्ट वाले प्रश्न से उसका हल मैंने किया है। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी जो है, धन्यवाद। जय हिंद।